सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एटम्स, है ना। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। फिर आपका बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल, है ना। फिर पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, आपका बोर्स मॉडल से ही कैलकुलेशन आया है सब। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सरे, है ना। चलिए तो हम पढ़ते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स, है ना। हालांकि ये सब पार्ट आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, है ना। ठीक है, चलिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आप जानते हैं मैक्सिमम चीज़ पढ़ते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, है ना। विद द हेल्प ऑफ एटम्स we will define the structure of elements in 1989 सॉरी इन 1898 जे थॉमसन जो डिस्कवर किया था, है ना। और वो दिया था मॉडल ऑफ वाटरमेलन, है ना। फिर उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अल्फा पार्टिकल यूज किए थे उसमें, है ना। एक्सपेरिमेंट ऑन द अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत हद तक वो सही बोले थे, है ना। एक दो पॉइंट जो था वो ड्रॉबैक था जिसके कारण फेमस नहीं हो पाया। फिर उसको सही किए थे नील्स बोर, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है इधर से आता है, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड एक्सरे, ठीक है। तो ये डिस्कवरी है, आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। ये उसका सेटअप है, आप जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलिए ऑब्जर्वेशन से क्या मिला था उनको देखते हैं, फिर उनका व्यू देखेंगे जो एक रिजल्ट आया था। Rutherford model following observation from the experiment, most of the alpha particle passes through the foil straight away undeflected। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर गए, है ना। सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, कुछ जो है डेविएट हो गए कुछ एंगल से, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हुए मोर देन 90 डिग्री, है ना। फिर बोला गया वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक। देखिए इसको अच्छे से देखिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक डिफ्लेक्टेड बाय 180। द अल्फा पार्टिकल रिवर्स देयर मोशन विदाउट एक्चुअली टचिंग द गोल्ड फॉइल, है ना। जो अल्फा पार्टिकल जो थे, कुछ अल्फा पार्टिकल वो रिटर्न हो गए 180, दैट मीन्स सेम पाथ में फिर से रिटर्न हो गए जिस पाथ से वो जा रहे थे, विदाउट टचिंग द क्या गोल्ड फॉइल, है ना। दैट मीन्स यहाँ से कोई फोर्स था जो इसको रिपेल कर दिया, कहाँ से बोले, फॉइल से, गोल्ड फॉइल से, ठीक है। द स्कैटरिंग मतलब होता है फैल जाना। द स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टारगेट थिकनेस ऑफ द थिन टारगेट, है ना। डिपेंड कर रहा था कि कितना जो पार्ट है उस पर स्कैटरिंग किया जा रहा है, कितना एरिया पे स्कैटरिंग हो रहा है, उसके अनुसार से द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल काउंट किया जा रहा था, है ना। और द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, वो जो इस तरह, ठीक है। रिलेशन क्या है देखिए, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin टू द पावर 4 थीटा/2, है ना। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बोला गया है कि 1800 स्कैटर्ड हो रहा है जब एंगल कितना था 60। बोला गया है कि जब एंगल 120 है तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड जो अल्फा पार्टिकल कितना है, तो आंसर आता है 900, है ना। एंगल मिनिमम पे ज़्यादा है और एंगल ज़्यादा होने से कम जो पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हो रहा है ना। ठीक है, चलिए तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था उसको पढ़ते हैं। क्या वो बोले थे, मोस्ट ऑफ द मास, मैक्सिमम मास जो है एटम का 99.95% एंड ऑल द चार्जेस ऑफ द एटम, maximum mass and all the charges of the atom concentrated in a very small region called atomic nucleus। ये पहला पॉइंट था,
रदरफोर्ड का ओवरले की मैक्सिमम जो मास है एटम का और मैक्सिमम जो चार्ज है एटम का एक ही जगह लाई कर रहे हैं और उस रीजन को बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। बोला गया न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, एंड इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻15 मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 फर्मी, है ना, बहुत छोटा साइज है। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज ओनली 10⁻12 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, बहुत कम पार्ट कवर करता है, बहुत छोटा सा जगह है एटम का जो न्यूक्लियस है। In an atom, there is a maximum empty space, and the electrons revolve around the nucleus in the same way as the planet revolve around the sun. किस पाथ में मूव करता है? तो इलिप्टिकल पाथ में, है ना, ठीक है। तो ये था आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो ये दिए थे, और इनके एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चला कि एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और मैक्सिमम मास वहीं पे ऑक्यूपाई करता है एटम का, ठीक है। तो ये था आपका, हालांकि हमारे सिलेबस में डिटेल कैलकुलेशन नहीं जाना है हमें रदरफोर्ड के ऊपर, फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना, देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होता है? तो देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज, है ना। देखिए, जो आपका सेकेंड या थर्ड लाइन था, ये लाइन, अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक हो जाता है, टच नहीं करता है ना। मान लीजिए कि आपका एटम है और ये अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ तक आके फिर से रिटर्न हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसी बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना डिस्टेंस से वो रिटर्न हो गया वो, है ना, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को निकालना है। इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट से लिखा गया। एट दिस डिस्टेंस, देखिए जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था उसके पास कौन सा एनर्जी था? काइनेटिक एनर्जी। बट ये जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास भी चार्ज है, न्यूक्लियस के पास भी चार्ज है ना। तो दोनों के पास सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगा, दैट मीन्स उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था इज इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास जो एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2/R, है ना। और न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होता है? ZE, है ना, ठीक है। और 2E किसका चार्ज है? अल्फा पार्टिकल का, है ना। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Z इज द एटॉमिक नंबर और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते होंगे। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2E एंड द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ZE। Z इज द एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना। यहाँ से R0 निकाला गया है। कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है, डाटा पुटिंग है, कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्कैटरिंग हो रहा है और ये जो आ रहा है सामने से न्यूक्लियस से रिटर्न हो जाएगा 180 डिग्री पे, ठीक है। बोला गया कि अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड थ्रू द 180 बाय द फिक्स यूरेनियम न्यूक्लियस। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिया हुआ है एनर्जी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, कुछ खास नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूरेनियम का जेड का वैल्यू होता है 92, पुट कर दिया गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2E, है ना। एनर्जी कितना था? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ से आप आर निकाल सकते हैं 5.3 इंटू 10⁻12 मीटर, बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ नाम जानिए, हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं बोर्स मॉडल ही, है ना, तो इसको थोड़ा सा देखते जाइए। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, बी दिया हुआ है ना। देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। और अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया गया है, जो पाथ है वो ट्रेजेक्ट्री हो जाता है क्योंकि स्कैटर्ड हो जाता है अल्फा पार्टिकल, है ना। 180 से रिटर्न होता है जो पार्टिकल अलोंग द क्या हो? न्यूक्लियस हो, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, वो अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। द रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द एटम पिक्चर्स द एटम्स एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल
massive and positively charged nucleus at the center surrounded by the revolving electrons in their respective डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट को स्टेबल बोले हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द इक्विस्टिक सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सकता है बट नहीं खींच पाता है, क्योंकि बाहर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगते रहता है उस पर, है ना। mv² बाई r इज इक्वल टू kq1 q2 बाई r²। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन किया गया है ना। फिर से हम बाद में करेंगे एटॉमिक बोर्स मॉडल में, है ना। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए, तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। रदरफोर्ड में बहुत कम क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा आपका बोर्स मॉडल से ही, है ना। ड्रॉबैक देख लेते हैं, क्यों फेल हो गया था रदरफोर्ड मॉडल। पहला कॉज था रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। क्या था, सुनिए, लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ड्यू टू दिस कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स द रेडियो ऑफ देयर ऑर्बिट शुड बी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन्स शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, है ना। जब ही उसका एनर्जी लूज होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो ही क्या होगा, न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींचता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और एटम का जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स रदरफोर्ड कुछ बोलना भूल गए, है ना। कुछ जो पॉइंट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं होता है। फिर रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। एटम से जो रेडिएशन निकलता है एक लाइन स्पेक्ट्रम देता है ना, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो लाइन स्पेक्ट्रम ना दे के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा था, है ना, कंटिन्यूस। तो यहाँ पे वो रदरफोर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वो फेल हो गया, है ना। उसके बाद आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। बोर्ड साहब कुछ कंडीशन डाले हैं, देखिए क्या कंडीशन है। बोर्ड प्रपोज द मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। बेसिकली वो हाइड्रोजन एटम के बारे में ही प्रपोज किए थे, which is applicable for some lighter atom in which the single electron revolves around the stationary nucleus of the positive charge, है ना, कॉल हाइड्रोजन लाइक एटम। उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है और लिथियम प्लस प्लस है, ठीक है। तो बोर्ड साहब दिए थे मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना, याद रहेगा। चलिए, कुछ पॉस्टुलेट्स है उनका, उसको आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है लिखने के लिए। पहला पॉस्टुलेट्स क्या है, बोर्ड पॉस्टुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर पाथ स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग द रेडिएशन। बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, बट यहाँ पे रदरफोर्ड उसको समझा नहीं पाए कि क्यों नहीं करता है। बोर्ड साहब बोलेंगे क्यों नहीं करता है ना। रेडिएट कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तब करता है। एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रह के इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, इसलिए वो किसी भी फिक्स ऑर्बिट में मूव करते रह सकता है विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, है ना। सेकेंड क्या है, बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली in those orbit in which their angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi, है ना। यहाँ h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। ये द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी m एंड इट्स रिवॉल्विंग वेलोसिटीज v। तो जानते होंगे आप लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एम वी आर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, यानी एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई। और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, याद रहेगा। एन क्या है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जानते होंगे, है ना। तो आपको याद रखना है पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एन एच बाई 2 पाई,
ठीक है, चलिए आगे। अभी द एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, देन one of its outer electron leaves its orbit and goes to the some higher orbit. lower orbit से कहाँ चला जाता है, higher orbit में चला जाता है जब एनर्जी मिलता है। this state of atom is called excited state, और ये एटम क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। the electrons in the higher orbits stay only for 10⁻⁻8 सेकेंड, बहुत कम समय तक रुकता है क्योंकि वहाँ पे वो स्टेबल नहीं रह सकते हैं। रिटर्न्स बैक टू द लोअर ऑर्बिट, और फिर से अपना लोकेशन पे रिटर्न हो जाता है। वाइल रिटर्निंग बैक द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस समय वो एक वेव छोड़ता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। बट यहाँ पे जो रदरफोर्ड में क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रह के एनर्जी रेडिएट करता है, बट ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन कब रेडिएट करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, है ना, तब वो ऐसा होता है, ठीक है। If the energy of the electron in the higher orbit is E2 and lower orbit is E1, then the frequency of radiation क्या हो जाएगा, जानते होंगे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एच एफ, सॉरी एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी होता है एच एफ, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा एच एफ, यानी वी इक्वल टू वी इज द फ्रीक्वेंसी, E2 माइनस E1 बाई एच, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, है ना, याद रहेगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, कंप्यूट द एंगुलर मोमेंटम इन द फोर्थ ऑर्बिट इफ द एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो एल दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट का, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एल इक्वल टू हो जाएगा 2h/2 ठीक है, यानी h/पाई, यानी एल का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, h/पाई। फोर्थ ऑर्बिट का पूछा है तो 4h/2 हो जाएगा, यानी h/पाई के बदले में क्या पुट कर सकते हैं, एल, और ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2l, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2l, ठीक है। तो ये आपका पोस्टुलेट था, है ना। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है, फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखना है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि हाइड्रोजन लाइक एटम कंसिस्ट ऑफ द टीनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट around the nucleus. Let E, M and V be representing the charge. E charge है, M mass है, और V is the velocity of the electrons and R is the radius of orbit, है ना। The positive charge of the nucleus is Z E. Z is the number of Z क्या है बोलिए, एटॉमिक नंबर है, E is the charge है, तो न्यूक्लियस के चार्ज को हम लोग Ze से लिखते हैं, ठीक है। वेयर Z is the एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए, as the centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction, we have mv² by r जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसको बैलेंस कर देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। q1 क्या हो जाएगा, 4Ze इंटू ई, इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करता है, बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी mv² इज इक्वल टू हो जाएगा Ze² बाई 4πε0 r, देखिए यहाँ पे, है ना। चलिए, यानी और हम लोग जानते हैं बोर्ड साहिब का पोस्टुलेट से एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2 तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन एम वी स्क्वायर इक्वल टू Ze² बाई 4πε0 r, और एम वी आर इक्वल टू NH/2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या आ जाएगा, दोनों को यूज करेंगे तो आपको r nth मिलेगा, n² h² पाई m ZE²। ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, देखा, यानी r nth डिपेंड्स ऑन क्या, n², ठीक है, यानी r nth जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका n², है ना, और इसको हम लोग r0 से मानते हैं जो कांस्टेंट है ना, क्योंकि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट का हमें रेडियस मिल जाएगा, है ना, और r0 का वैल्यू नहीं दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, आगे दिया होगा, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाता है। दिस इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन r0 जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो r0 जो है कांस्टेंट आता है,
जो यही कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आर नॉट जो हो जाएगा 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, क्योंकि जेड जो है वेरी कर सकता है, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगा, हीलियम के लिए कुछ और होगा, ठीक है। बट हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर, है ना, याद रहेगा। यानी आप याद रखिएगा आर एन एथ जो होता है, आर एन एथ जो होता है 0.53 एन स्क्वायर, है ना, बाई जेड, ठीक है। यही आपका आर नॉट है, ग्राउंड स्टेट का रेडियस। तो कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आसान है। आर एन और जेड का होगा तो देखिए वाई इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम बाई एक्स का ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा, सॉरी हाइपरबोलिक ग्राफ है। और एन के साथ कैसा हो जाएगा, तो पैराबोलिक है, एन स्क्वायर, है ना। और एन के साथ और एन स्क्वायर के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। यूजिंग द नोन वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड ऑर्बिट। थर्ड बोर्ड ऑर्बिट का बात किया है, एन का वैल्यू 3 पुट करना है, और जेड का वैल्यू देखिए लिथियम है, तो लिथियम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 3, ठीक है। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर बोला गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एथ ऑर्बिट, फिर से हमारा 2 इक्वेशन था पहले का, उसको हम यूज करेंगे, है ना। ये दोनों इक्वेशन को यूज करना है और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका वी एन एथ इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 2h इप्सिलॉन नॉट 1/n, है ना। ये कांस्टेंट है, यानी वी एन जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, ऊपर जेड है ना, याद रहेगा। यानी वी एन हो जाएगा 2.22 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, है ना, ठीक है। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द nth ऑर्बिट, ठीक है। चलिए अब ये ग्राफ है, आसान है, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन भी आसान है, कुछ खास नहीं है ना। फिर बोला है टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी क्यों निकालेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर से वो पाथ को रिपीट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। चलिए देखिए, आप जानते होंगे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एन एथ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो 2πf, है ना। और एफ को यहाँ भी म्यू एन से लिखा हुआ है ना, ये वेलोसिटी है, म्यू है, ठीक है। यानी म्यू एन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी बाई 2π/rn, एन एथ ऑर्बिट का, है ना। चलिए आप आर एन जानते हैं, वी एन जानते हैं, दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे, जो अभी जस्ट सॉल्व किए थे। पुट करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच आर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, तो 1/f इक्वल टू होता है टी, है ना, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 1/f, ठीक है। चलिए इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपका आ जाएगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या, एन क्यू, है ना। इसको याद रखना है, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हालांकि वो कंपेयर ही करने के लिए आएगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। चलिए तो इतना कर लीजिएगा, आपका ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो
तो ये जितना भी क्वेश्चन है आप करके सबमिट कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का इन nth ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, चलो।